नमस्कार। आज वाले वीडियो में हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अध्याय 9 से हम लोगों का चैप्टर फिजिक्स का पोर्शन चालू हो जाता है। क्या है? प्रकाश का अपवर्तन एवं परावर्तन। ठीक है, सबसे पहले परावर्तन को देखेंगे, इसके बाद अपन लोग अपवर्तन को सीखेंगे। तो आज वाले वीडियो में आप क्या सीखोगे? प्रकाश से लेकर गोलीय दर्पण का जो मुख्य मुख्य बिंदु है वहां तक अपन लोग पहुंच जाएंगे। समतल दर्पण कंप्लीट हो जाएगा आज, अपवर्तन में परावर्तन के नियम भी आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगला वाला वीडियो में हम लोग गोलीय दर्पण के प्रकार से चालू करेंगे, मतलब अवतल दर्पण और आपका उत्तल दर्पण वहां से चालू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले प्रकाश के बारे में छोटा सा जानकारी ले लेता हूँ, इसके बाद मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊंगा। देखिए ये है, इधर मैं पीडीएफ लगा दूंगा, इधर भी आप देख सकते हो। ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी पीडीएफ को आप याद कर सकते हो, वैसा ही एग्जाम में आप क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है, आइए जो पढ़ा रहा हूँ वही लिखा हुआ है उधर भी। तो सबसे पहला फॉर्मेट कि प्रकाश क्या है भाई? प्रकाश आपका ऊर्जा का एक रूप है, ये याद कर लेना हूबहू यही लाइन। इसमें से 3 पॉइंट आपको याद कर लेना है, बिल्कुल रट्टा मार लेना है, और आखिरी वाला तो एकदम करना ही करना है याद। देखिए ऊर्जा का एक रूप है ये वाला। दूसरा, प्रकाश की वजह से मैं किसी चीज को देख सकता हूँ, या किसी भी ह्यूमैनिटी वाले पर्सन जिनके पास आई है वो देख सकता है लाइट की वजह से। लाइट नहीं होता तो हम नहीं देख पाते, रूम मेरा अंधेरा होता तो आप हमें नहीं देख पाते। इसीलिए अपन लोग रात में सूरज नहीं होने की वजह से, मतलब सूर्योदय नहीं होने की वजह से अपन लोग क्या करते हैं, नहीं देख पाते, यही रीजन है। तो दूसरा, ये प्रकाश में वस्तु को देखने में मदद करता है। तीसरा, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। एक तो ये याद रखना आपको, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, याद रखिएगा। सीधी रेखा में गमन करता है, याद रखना आपको। निर्वात में चाल प्रकाश का कितना होता है? 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर स्क्वायर। ये 8 होगा, 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर स्क्वायर। तो ये दोनों आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत पूछता है। प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में। निर्वात में, निर्वात क्या हो गया? निर्वात बोले तो अंतरिक्ष, जहां पे कुछ नहीं है, हवा भी नहीं है, उसको बोलते हैं निर्वात। ठीक है, तो ये याद कर लेना है। अब आ जाते हैं प्रकाश का परावर्तन के नियम। ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपका ये 2 इंपॉर्टेंट बनता है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है भाई? तो सीधा सीधा समझ जाइए। कोई भी यहाँ पे एक वर्ड यूज किया, देखिए अपारदर्शी। अपारदर्शी को पहले समझाता हूँ। एक होता है पारदर्शी, एक होता है अपारदर्शी, एक होता है मिड रेंज का। मिड रेंज वाला अपने को नहीं जानना है। अपारदर्शी मतलब लाइट ऐसे टॉर्च मारोगे, ये देखो ये हाँ, यहाँ पे सपोज करो एक पर्दा है, ऐसे 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 पर्दा है। ठीक है, ऐसे मेरा हाथ, इधर से लाइट मारूंगा ना तो पूरा पार हो जाएगा, एकदम यूं पर्दा के आर पार हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे पारदर्शी। तो पारदर्शी का उदाहरण हो गया आपका गाड़ी के आगे लगा हुआ शीशा, चश्मा के आगे लगा हुआ शीशा, हेलमेट के आगे लगा हुआ शीशा, ये सब क्या है? पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी मटेरियल है। जैसे लाइट मारिएगा पार हो जाएगा खट से। ठीक है, तो अपारदर्शी क्या हो गया? अपारदर्शी हो गया जिससे लाइट मारिएगा ना, जैसे ये मान लेते हैं कोई एक मटेरियल है, यहाँ पे लाइट मारे पारे नहीं होगा, यहीं तक रोक देगा, तो ये हो गया अपारदर्शी। पारदर्शी अपारदर्शी में समझ में आ गया। जैसे हमारा बॉडी में से लाइट मारिएगा, बॉडी से लाइट पार नहीं होगा, तो बॉडी मेरा क्या हो गया? अपारदर्शी हो गया। ठीक है, अभी मेरा कपड़ा है, कपड़ा पे हल्का लाइट मारेंगे ना तो पूरा लाइट तो पार नहीं होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा पार हो जाएगा, इसको बोलते हैं मिड रेंज का। तो पारभासी बोलते हैं हिंदी में, लेकिन ये आपको नहीं पढ़ना है। तो 2 चीज समझ में आ गया, पारदर्शी और अपारदर्शी। तो जब प्रकाश किसी अपारदर्शी सतह से टकराकर वापस लौटती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कमाल की बात यह है कि जो अपारदर्शी है ना, उस पर लाइट मारिएगा ना तो लाइट वह पार तो नहीं होगा, लेकिन वहां से टकरा के ना पीछे चला आएगा, कुछ ना कुछ एंगल बना के चला आएगा। जैसे शीशा, शीशा में लाइट मारिए, शीशा बोले तो दर्पण, दर्पण में लाइट मारिएगा ना तो पीछे तो पार नहीं होगा, तो दर्पण से पीछे एकदम कहीं हिलने चला जाएगा लाइट पास, लेकिन इधर चला जाएगा, निकल जाएगा, ऐसे उल्टे साइड निकल जाएगा। आगे यदि शीशा रखो ऐसे लाइट मारोगे तो हिलने चला जाएगा, इधर इधर ऊपर नीचे कहीं भी जा सकता है। अभी कितना जाएगा वो नियम है, परावर्तन का नियम है। समझ में आ गया ना? तो शीशा अपन लोग का अपारदर्शी हो गया। अपारदर्शी सतह से टकराकर वापस लौटने के इस घटना को अपन लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। समझ में आ गया? जहां जहां से लौटेगा अपन लोग बोलेंगे देख 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 प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये हमारा एक शीशा है, जिससे टकराकर ये वापस आता है इस पारदर्शी सतह को। उस पारदर्शी सतह को अपन लोग परावर्तक सतह बोलते हैं। क्यों परावर्तक सतह बोलते हैं, अभी तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं ये मेरा एक लेटा हुआ शीशा है, ये ऐसे ऐसे समझ लीजिए आप,
ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको। देखिए ये क्या है, ये सामने का शीशा हो गया, ये ऐसे रहे तो शीशा, इसको ऐसे रखेंगे तो खाली ये भाग दिखेगा ना आपको। तो शीशा आपको अभी भी ऊपर वाला हिस्सा एकदम चिकना है मस्त, जहाँ से फेस देखते हैं आप, तो क्या हो जाएगा अभी। तो उसी तरह ये आपका दर्पण है, शीशा, ठीक है। अब लाइट ऊपर से इसे जला के रखें इधर से कोना से, तो लाइट वह आया है ना, देखिए ये जो आ रहा है लाइट, ये आ रहा है लाइट। तो लाइट जब आता है तो उसको किरण से दिखाते हैं, क्या चीज से, एक रेखा से दिखा देंगे। बहुत सारा रेखा आता है, लेकिन हम लोग एक रेखा दिखा देते हैं तो समझ में आ जाता है कि हाँ किरण इधर से आ रहा होगा, लाइट मतलब इधर कहीं जला होगा, इधर से लाइट आ रहा है ऐसे। तो जो लाइट आता है ना उसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। अब जैसे इसमें देखिए तो शीशा है, लेटा हुआ शीशा, इसमें से टकराएगा, टकराएगा तो पार तो नहीं होगा ना, क्या हो जाएगा, वापस घूम जाएगा उधर। तो ये वापस घूम जाता है। जब टकराने के बाद किरण घूम जाएगा ना, रोशनी घूम जाएगा, किरण घूम जाएगा, तो उस किरण का नाम बदल जाता है। उस किरण का नाम हो जाता है परावर्तित किरण। तो परावर्तन में कितने घटना हो रहा है, दो। अभी मैंने आपको समझाया। एक क्या होता है आपतित किरण, ये क्या बोलते हैं, मिरर से टकराने के बाद या फिर दर्पण से टकराने के बाद उस किरण का नाम परावर्तित किरण हो जाता है। अच्छा, तो परावर्तित किरण इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये दर्पण में टकराया इसलिए परावर्तित किरण नाम हुआ। तो परावर्तित बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये वाला, मतलब ये आपका जो दर्पण था, दर्पण ही नहीं रहता या आपका चिकना सतह ही नहीं रहता, तो क्या ये टकरा कर वापस जाता, सीधे ना पार हो जाता। तो परावर्तित किरण बनाने का जिम्मेवार है हमारा ये दर्पण, ये सतह। इसीलिए इस सतह को अपन लोग नाम देते हैं परावर्तक सतह, कि भाई तुम ही वो परावर्तक हो जो इस परावर्तित किरण को बना रहे हो। ठीक है, ये समझ में आ गया। अच्छा, कमाल की बात है, अब काम की बात चालू होता है। देखिए ध्यान से, ये देखिए ये आया आपतित किरण, ये बिंदु पे टकराया, ठीक है। जो बिंदु पे टकराया ना, उन्हीं बिंदु पे अपन लोग लंब डालते हैं। लंब डालना आता है ना, एकदम लेटा हुआ लाइन, एकदम खड़ा लाइन खींच दो, वो लंब हो गया। ऐसे देखो, ये लेटा हुआ लाइन, इसमें ऐसे खींच दीजिए तो ये लंब हो गया ना। तो अभी ये मान लिया दर्पण है, ये लेटा हुआ, इस पे लंब खींचना है, तो सीधा लाइन खींच देंगे, ये डॉट डॉट। लेकिन कहाँ खींचे, यहाँ यहाँ यहाँ, आपको वहीं खींचना है जहाँ पे परावर्तक वाला एकदम, ये आपतित किरण और परावर्तित किरण का मिलन हो रहा है, जहाँ से टकरा कर ये दोनों जा रहा है, एक आ रहा है और एक जा रहा है। तो वहीं से आपको खींचना है लंब। लंब तो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, लेकिन ये कौन काम करने में, कौन काम का, ये वाला, यही खींचना है। जैसे ही लंब खींचेंगे ना, वैसे ही देखिएगा आपको कौन दिखेगा, दो को कौन दिख रहा है, एकदम लंब के साथ जुड़ा हुआ। शब्दों पे गौर कीजिएगा, क्या बोला, लंब के साथ जुड़ा हुआ। तो कौन तो इधर भी दिख रहा है, लेकिन ये लंब के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। लंब तो मेरा ईट है ना, तो लंब के साथ जुड़ा हुआ एगो कौन, ये रहा, और फिर इसी लंब के साथ जुड़ा हुआ कौन, ये रहा। अब जिस किरण के साथ जुड़ा हुआ है उस कौन का वैसा नाम है। जैसे ये आपतित किरण के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए इसको आपतित कौन बोलेंगे या आपतन कौन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आपतन कौन। और इंग्लिश शब्द में इसको आई से दिखाते हैं, इंग्लिश लेटर में, ठीक है। ये परावर्तित किरण है। परावर्तित किरण को देखिए जाता हुआ तीर बना दिए, मतलब जा रहा है ये, तो ये आर हो गया। तो परावर्तित किरण के वजह से जो कौन बनेगा उसको परावर्तन कौन बोलेंगे। तो आपतित किरण के साथ बनने वाला कौन, आपतन कौन, परावर्तित किरण के साथ बनने वाला कौन, परावर्तन कौन। समझ में आया, परावर्तन कौन को आर से दिखाते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। इधर देखिए, परावर्तन के कितने नियम होते हैं भाई, दो नियम। तो खूब पूछता था पहले पहले बहुत पूछता था कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो दो नियम होते हैं, ठीक है। आपको ये याद रखना, आपतन कौन और परावर्तन कौन हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे लिख के रखें, ये दिख रहा है आपको, कौन कौन का सिंबल जानते हैं ना, ये संकेत ऐसे ही तो होता है। तो ये लेटा हुआ भी, तो ये देखिए कौन आई इक्वल टू कौन आर, मतलब ये आपतन कौन इक्वल टू परावर्तन कौन, ये बराबर होता है। तो पहला नियम यही कहता है, परावर्तन का दो नियम, एक नियम उसमें से आपतन कौन परावर्तन कौन के बराबर होता है। दूसरा नियम क्या है भाई, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं उस सतह पर डाला गया लंब। सतह कौन सा हो गया, ये देखिए परावर्तक सतह, सतह पर डाला गया लंब, ये तीनों का तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होता है। इसका क्या मतलब हो गया, ये देखिए ये लंब यह बिंदु से मिला ना, एक का बिंदु हो गया। ये आपतित किरण यह भी ये बिंदु से मिला, ये परावर्तित किरण यह भी यही बिंदु से मिला। तो एक एक बिंदु से आ रहा है ना, तो बस वही तो शब्दों में बोलना है आपको। तो कैसे बोलेंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा सतह पर डाला गया लंब, तीनों एक ही बिंदु पर होता है। ये आपका दूसरा नियम है। तीनों देखिए सतह पर एक ही बिंदु पर स्थित होता है, समझना गया ना ये। आगे चलते हैं, प्रतिबिंब क्या होता है भाई, प्रतिबिंब आपका होता है
प्रतिबिंब आपका फोटो, प्रतिबिंब क्या होता है? फोटो होता है, ठीक है। तो भाई प्रतिबिंब क्या होता है? फोटो होता है। तो उसको अपन लोग साइंस के टर्म में परिभाषित करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें स्टडी करना है, तभी तो मैं अच्छे कैमरा बना पाऊंगा। यदि मैं पता ही नहीं कर पाऊंगा कि भाई फोटो बनते कैसे, तो मैं कैमरा नहीं बना पाऊंगा, फिर मैं इंजीनियर नहीं बन पाऊंगा, फिर मैं वीडियोग्राफी नहीं कर पाऊंगा। यदि आपका ये सब मकसद है फ्यूचर में जाके बनना, तो आपको जानना पड़ेगा कि भाई वहाँ पे इमेज बनता है। आपने नाम सुना होगा ना, ये यार ये बहुत फीका फीका सा इमेज है, सेल्फी वेल्फी लेते हो तो यार बहुत गंदा सेल्फी आ गया, इसको सही करते हैं, बैकग्राउंड ब्लर करते हैं। तो आपको ये पता रहना चाहिए, लाइट को बढ़ाते हैं जरा सा, है ना, एक्सपोजर को बढ़ाते हैं। ये सब आप टिंट को थोड़ा कलर दे देते हैं, टिंट का चेंज करके कलर दे देते हैं। ये सब शब्द बोलते हो ना, तो ये कहाँ से आता है? जब आप प्रतिबिंब मतलब बोले तो इमेज को सही करने के लिए आता है। तो टेक्निकल टर्म आपका बाद में भी आएगा, इसीलिए अभी से बीज बो देता हूँ आपको, ठीक है, आपके दिमाग में। तो प्रतिबिंब मतलब क्या? फोटो। तो फोटो को हिंदी में प्रतिबिंब बोलते हैं। तो इसका नॉर्मल घरेलू लैंग्वेज में समझ में आ गया कि अच्छा फोटो है ये, लेकिन इसको साइंस की टर्म में एकदम याद करना पड़ेगा आपको। देखिए, दो या ज्यादा परावर्तित किरण जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, दो या ज्यादा किरण जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, वही बिंदु पर क्या बनेगा? आपका प्रतिबिंब बनेगा। वही बिंदु पर आपका क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। तो कौन सा किरण प्रतिच्छेद करेगी? परावर्तित किरण, आपतित नहीं, शब्द पे गौर कीजिएगा। परावर्तित के बाद जन बिंदु पे यदि सब प्रतिच्छेद किया, प्रतिच्छेद मतलब कट कर दिया, वहां पे आपका क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। हम लोग फोटो डायग्राम चित्र के माध्यम से भी समझेंगे, लेकिन इस वाले वीडियो में नहीं, अगले वाले वीडियो में बहुत सारा है, 6 केसेस हैं, न्यूमेरिकल करेंगे, उस समय भी अपन लोग बनाएंगे। बहुत मजेदार सब्जेक्ट है, अभी देखते जाइए आगे, ठीक है। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है भाई? 2 प्रकार का होता है। प्रतिबिंब कैसे बनता है? मैं जब आपसे पूछूंगा प्रतिबिंब क्या है, तब तो बोलना है परावर्तित किरण जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, वहां पे प्रतिबिंब बनता है, वही प्रतिबिंब है, इसे याद रखना, ठीक है। तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है आभासी या तो काल्पनिक, उसी को बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब का 2 गुणधर्म का आपको एकदम रट जाना है। काल्पनिक प्रतिबिंब का भी 2 गुणधर्म को एकदम रट जाना है। वो गुणधर्म का मतलब वो होते ही ऐसे, जब मैं पूरी किताब में लेंस तक, गोली दर्पण से लेकर लेंस तक जब भी बोलूंगा आभासी प्रतिबिंब, तो ये 2 चीज जो मैं आपको रटवा रहा हूँ वो एकदम खट सबके दिमाग में आ जाना चाहिए। जब मैं बोलूंगा वास्तविक प्रतिबिंब, तो ये 2 चीज जो मैं वास्तविक के लिए रटवा रहा हूँ वो खट से याद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 2 कौन सा है? 2 आपका ये है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है भाई? उल्टा होता है, एकदम रटा हुआ होना चाहिए। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, ठीक है। उल्टा होने का मतलब हो गया, जैसे ये सर है ना, सर नीचे दिखेगा और पैर ऊपर दिखेगा, इसको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। एक होता है लेफ्ट, और लेफ्ट वाला राइट दिखता है, बायां वाला हाथ दायां दिखता है, दायां वाला हाथ बायां दिखता है, उसको उल्टा नहीं बोलते हैं, उसको पार्श्व परिवर्तन बोलते हैं। अभी उस पे आएंगे अपन लोग। उल्टा का मतलब है पूरी तरह से उलट जाना, सर नीचे हो जाना और पैर ऊपर हो जाना, उसको उल्टा बोलते हैं, ठीक है। और ये तो याद रखना है, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा होता है, याद रखना है। वास्तविक प्रतिच्छेद से बनता है। कैसे बनता है? वास्तविक प्रतिच्छेद से बनता है। वास्तविक प्रतिच्छेद का मतलब किसका प्रतिच्छेद? आपतित किरण या परावर्तित किरण? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण वास्तव में आपको ऐसे कटते हुए दिखेगा, ठीक है, तब आपका ये बनता है। और इसको पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है। पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है, पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है, इसका मतलब हो गया उसका आप फोटोकॉपी निकाल सकते हैं, जेरोक्स निकाल सकते हैं, ठीक है। फोटो खींच लिए, फोटो वाला पेपर में फोटो आ जाता है ना, प्राप्त कर लिए, फोटो क्या हो गया? आपका पर्दा हो गया। तो उसको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है भाई? काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है उसको पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कहाँ चला गया? देखिए, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो जो आपका शीशा होता है ना, शीशा जिस पर आप रोज फुट अपना मतलब यूं शक्ल देखते हो, उस शक्ल में देखिएगा आपको रोजे दिखेगा, लेकिन उस शक्ल में जो दिख रहा है, मतलब शीशा के अंदर जो दिख रहा है दर्पण के अंदर, उसको कागज में उतारने की कोशिश कीजिएगा, नहीं उतरेगा, क्योंकि वो आभासी प्रतिबिंब है, ठीक है। तो काल्पनिक और या आभासी प्रतिबिंब में क्या याद रखना है आपको? ये सीधा होता है, एकदम ये पॉइंट आपको याद रखना है। कैसा होता है? सीधा होता है, रट जाना है। और ये प्रतिच्छेद करते हुए महसूस होता है। प्रतिच्छेद करते हुए महसूस होता है। कौन प्रतिच्छेद करते हुए महसूस होता है? आपका परावर्तित किरण प्रतिच्छेद करते हुए महसूस होता है, ठीक है।
तो ये हो गया खत्म। अभी अपन लोग समतल दर्पण चालू करते हैं, फिर फटाफट अपन लोग गोलीय दर्पण का मुख्य मुख्य बिंदु पे चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका दर्पण। ठीक है, तो दर्पण वैसे जानते हो क्या होता है, एक आपका शीशा होता है, पिछलका वाला हिस्सा में पेंट कर दीजिएगा कोई भी कलर से जिससे लाइट आर पार ना हो, तो अगलका वाला सतह क्या हो जाता है, एकदम परावर्तक हो जाता है, जिसके कारण आप उसको अपना फेस उसमें देख सकते हैं। टॉर्च मारिएगा तो टॉर्च का लाइन टकरा के लाइट हुआ टकरा के इधर चला जाएगा। ठीक है, तो उसी को अपन लोग दर्पण बोलते हैं। तो इसको परिभाषित कैसे करेंगे, किसी पारदर्शी चमकदार सतह के एक हिस्से को पेंट कर दिया जाता है, तब वह क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। पीडीएफ में लिखा हुआ मिलेगा। तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण के बारे में छोटी छोटी आपसे सवाल पूछ लेता है। क्या पूछता है अभी बताता हूँ। अभी आपको देखिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, प्रतिबिंब के बारे में ही पूछता है। पहले तो क्या पूछेगा कि प्रतिबिंब जो बनता है समतल दर्पण में वो कैसा होता है। तो प्रतिबिंब दो प्रकार का आपने पढ़ा है, एक होता है आभासी, एक होता है आपका कैसा, वास्तविक प्रतिबिंब। तो समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब होता है। कैसा प्रतिबिंब होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है। अच्छा, आभासी प्रतिबिंब में क्या होता है, रेखाएं परावर्तित किरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हुए महसूस होता है। अभी देखिए ये वाला डायग्राम कैसे बना है, इस पे फोकस नहीं करना है, ठीक है आपको, क्योंकि इसको बनाने का एक नियम होता है, वो नियम मैं आपको बताऊंगा कैसे ये काम करता है। अभी इतना समझिए कि ये वाला आपका दर्पण है ना, इस दर्पण से जितना दूरी पर कोई वस्तु खड़ा होता है, ये चिकनी सतह के साइड ही ना वस्तु खड़ा रहेगा। ये जो लाइन खींचा हुआ है इसका मतलब समझिए इस साइड आपका पेंट किया हुआ है, तो चिकना सतह कौन हो गया, इधर वाला, इधर तो पेंट हो गया। तो इधर वाला में सामने ही आपका वस्तु खड़ा रहता है। तो दर्पण से वस्तु की दूरी को अपन लोग बोलते हैं वस्तु दूरी। वहां पे आप खड़ा हो सकते हैं, कोई गाड़ी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो दर्पण से वस्तु तक की दूरी को वस्तु दूरी बोलेंगे, और वस्तु दूरी को यू से दिखाते हैं। क्या चीज से दिखाते हैं, यू से। और आपका दर्पण से पीछे तो कुछ होता नहीं है, लेकिन ये सब ना, मतलब फिल्म देखे हो आप, इमेजिन आपकी थोड़ी सोच को बड़ा करता हूँ, तो मिरर के अंदर की काली दुनिया, ऐसे वाली मूवीज देखा होगा आपने। उसमें क्या होता है, मिरर के अंदर लोग घुस जाता है, तो वो वाला मतलब जो भी काली शक्ति होता है उस शक्ति के कारण मिरर के अंदर घुस जाता है लोग। तो मिरर के अंदर बहुत बड़ा ब्रह्मांड जैसा दुनिया है। तो ये एक्चुअल में ना मिरर के पीछे नहीं है, मिरर के अंदर है। अब ये तो बड़ा कंफ्यूज वाला वर्ड बोल दिया, जो लोग फिल्म नहीं देखते हो उनके लिए तो समझना मुश्किल होगा, और जो लोग फिल्म देखते हैं उसका दिमाग में खट से क्लिक कर गया, अच्छा हाँ यार, मूवी में अपन ने देखा है कि शीशा के अंदर भी घुस जाता है कोई लोग, और बहुत अंदर भी दुनिया होता है। बट ये साइंस है। तो ये मिरर के एक्चुअल में अंदर में काम चल रहा है, लेकिन मिरर के अंदर में दिखाऊं कैसे, मिरर तो इतना पतला है। तो जानबूझ के अपन लोग मिरर के पीछे इसको दिखाते हैं। ठीक है, बस आपको याद करके रखना है, मिरर के पीछे दिखाते हैं। तो मिरर से पीछे जितने दूरी पर आपका ये प्रतिबिंब बनेगा उसको अपन लोग बोलते हैं प्रतिबिंब दूरी। तो मिरर से प्रतिबिंब की दूरी को भी से दिखाते हैं। तो समतल दर्पण में ये वस्तु दूरी और ये प्रतिबिंब दूरी दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ये आपको सवाल में पूछेगा कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी से कितना गुना होता है। ऑप्शन दे देगा, बराबर होता है, दो गुना होता है, आधा होता है। तो आप खट से मार दीजिएगा ना, क्या होता है, बराबर। याद करवा दिए, अभी डायग्राम सीखेंगे अपन लोग। खैर आगे चलते हैं। तो वही है प्रतिबिंब का गुणधर्म, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का गुणधर्म आभासी होता है। आभासी होते ही आपको बोला था एक चीज याद आ जाना चाहिए, कैसा होता है आभासी, सीधा होता है। तो अगला लाइन हो जाएगा सीधा होता है। ठीक है, और इसका प्रतिच्छेद आभासी महसूस होता है, एक्चुअल में काटता नहीं है। क्यों नहीं काटता है, क्योंकि मिरर के पीछे तो कोई दुनिया होता नहीं, बट फोटो तो दिखता है भाई। दर्पण में जब सामने जब खड़ा होंगे तो आपका फोटो तो दिख रहा है दर्पण के अंदर, लेकिन दर्पण के पीछे तो कुछ है ही नहीं। इसका मतलब कल्पनाओं में, आभासी दुनिया में आपका क्या हो रहा, कहीं कट हो रहा होगा। उसी को अपन लोग काल्पनिक दुनिया बोले तो मिरर के अंदर वाला जादुई दुनिया में कट हो रहा है। और ये क्यों ऐसा हम लोग सोच पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग को वास्तव में मिरर के अंदर अपना फोटो दिख रहा है। तो जरूर वहां कुछ ना कुछ कट रहा होगा प्रतिबिंब, परावर्तित किरण, तभी प्रतिबिंब पॉसिबल है।
तो वास्तव में ये कटता नहीं है, लेकिन आभासी में तो जरूर कट रहा होगा। ऐसा साइंस है, थोड़ा पेचीदा है ना, चलो कोई नहीं। चलो जी अगला चलते हैं। साइज में बराबर होता है, वस्तु जितना बड़ा जितना सेंटीमीटर का रहेगा ना, उतना सेंटीमीटर का आपका प्रतिबिंब भी रहेगा। ए बी जितना बड़ा है उतना बड़ा ए डैश बी डैश भी रहेगा। ठीक है, मतलब ए बी आपका वस्तु का साइज हो गया आकार, तो ए डैश बी डैश प्रतिबिंब का बराबर रहेगा। वस्तु दूरी बोले तो u एवं प्रतिबिंब दूरी बोले तो v, दोनों बराबर होता है। ये कमाल का चीज है, इसमें पार्श्व परिवर्तित होता है। पार्श्व परिवर्तित का मतलब हो गया दाया हाथ बायां दिखना, बायां हाथ दायां दिखना, इसको बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। और ये जो सीधा है, इसका मतलब होता है सर आपका ऊपर है तो ऊपर रहेगा, और पैर नीचे है तो पैर नीचे ही रहेगा। और एक होता है उल्टा, उल्टा में क्या हो जाएगा बता दिया आपको, पैर आपका ऊपर चला जाएगा, सर आपका नीचे आ जाएगा। वो भी आएगा केस का समतल दर्पण में, उसको भी देखेंगे। अभी देखिए पार्श्व परिवर्तित यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, पार्श्व परिवर्तित, इसमें वस्तु दायां भाग बायां दिखता है और बायां भाग दायां दिखता है, बस यही है, सिंपल। समझ में आ गया ना? तो ये याद रखना, ये पॉइंट याद रखना समतल दर्पण का। ठीक है, अभी वीडियो का हम लोग सॉरी एक तो बचा हुआ है आपका, समाप्त नहीं करना है, गोलीय दर्पण आपका बचा हुआ है, तो फटाफट उसको देख लेते हैं, इसके बाद वीडियो को एंड अप करेंगे। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि 30 मिनट तक ही वीडियो बने तो ज्यादा एंगेजिंग रहता है और आपका दिमाग 30 मिनट तक तो काम करता है, 1 घंटा में बोरियत फील होने लगती है। तो फटाफट से इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ओके दोस्त, गोलीय दर्पण को आज अपन लोग समझते हैं इस वाले वीडियो में। गोलीय दर्पण में उपयोग होने वाला मुख्य शब्द, कुछ छोटे छोटे शब्द हैं जिसको आपको याद करके रखना है। जैसे ध्रुव को P से दिखाते हैं, वक्रता केंद्र C से दिखाते हैं, मुख्य अक्ष को किसी से नहीं दिखाते हैं, मुख्य फोकस बड़ा F से दिखाते हैं, वक्रता त्रिज्या को R से, द्वारा क्या होता है, वस्तु दूरी समझ गए आ गया होगा, प्रतिबिंब दूरी भी समझ में आ गया होगा, ये नया फोकस दूरी F आ रहा है, उसको छोटा वाला F से दिखाते हैं। गोलीय दर्पण चालू करते हैं। आपने गोला देखा, गोला यूं बलून गोल टाइप का होता है ना, उसको गोला बोलते हैं। तो गोला को एकदम बीचों बीच काट दीजिएगा ना तो 2 हिस्सा में हो जाएगा। जैसे हम यहाँ काट दिए इसको, ऐसा बीचवा में काट दिए, कैंची चला दिए, कट कर दिए। कट जैसे करेंगे ना तो ये 2 हिस्सा में आपका डिवाइड हो जाएगा, ये वाला दिख रहा है। लेकिन इस गोले में जो पहले जानकारी था उसको भूलिए मत। तो गोला में क्या क्या जानकारी है पहले से जानते हैं। जैसे गोला में केंद्र होता है, तो गोला में क्या होता है भाई, केंद्र होता है। गोला में एक त्रिज्या होता है, गोला में क्या होगा, ये त्रिज्या होता है। इसको याद रखिएगा, 2 चीज आपका दिमाग में बैठा दिए। जैसे ही इसको कट कीजिएगा ना कैंची से, कट 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 कट, तो 2 हिस्सा में कट जाएगा। देख रहा है ये गोला कैसा है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये गोला आपका ना पारदर्शी है, मतलब शीशा का गोला बना हुआ है, तो इस पार से उस पार देख सकते हैं। यदि ये आपका आंख है इस तरह से, मुझे आंख बनाना नहीं आता समझिए, तो यहाँ से देखिएगा नहीं पार दिखेगा, तो ये है पारदर्शी गोला। ठीक है, आप पता है दर्पण कैसे बनाते हैं, पारदर्शी को आप यदि पेंट कर दीजिएगा ना एक हिस्सा तो दर्पण बन जाएगा सीधा सा। तो देखिए ये उभरा हुआ हिस्सा, उभरा वाला हिस्सा में बाहर की ओर पेंट कर देंगे तो अंदर की ओर आपका परावर्तक सतह बन जाएगा, चिकना सतह। तो ऐसा दर्पण को बोलते हैं अपन लोग अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं, अवतल। ठीक है, और यदि अंदर की ओर पेंट कर दीजिएगा, धसा हुआ जिधर है उधर, तो बाहर की ओर चिकना सतह बन जाएगा, इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। ये आएगा अगला वीडियो में। लेकिन एक बात सोच के बताइए भाई, एकरा हम जब काटे तो ये अभी भी तो गोलवे का ना हिस्सा था। जब गोला का हिस्सा था, जैसे कि देखिए, तो इसका जो भी केंद्र था वो केंद्र बदल जाएगा मेरा, नहीं ना बदलेगा। इसको ऐसे समझिए, इसको मैं आपको दिखा के समझाता हूँ तो आप ज्यादा बेहतर समझ पाइएगा। जैसे देखिए ये दिख रहा है आपको, इधर ये दिख रहा होगा, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये हाथ का मट्ठा है, अगर आप बीचे से काट देंगे तो ये वाला जो है लेफ्ट साइड वाला ये बड़ा हो जाएगा क्या, नहीं ना होगा। और राइट साइड इधर जो बचेगा वो भी बड़ा हो जाएगा क्या, नहीं ना बचेगा, नहीं ना बड़ा होगा। जितना था उतना रहेगा। इसका मतलब जितना त्रिज्या इसमें था उतना ही त्रिज्या इसमें रहेगा, और जो केंद्र इसका था वही केंद्र इसका रहेगा। लेकिन वो केंद्र अभी आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन आधा चांद का केंद्र तो देखे ही होंगे,
आधा चांद का केंद्र कैसे होता है, यहाँ होता है ना भाई, ये आधा चांद ही तो है, इसको जब काटिएगा तो आधा चांद ही तो मिलेगा, और आधा चांद का केंद्र क्या होता है, यही तो होता है। तो भाई ये केंद्र किसका है, पूरा गोला का केंद्र है, पूरा गोला का केंद्र है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया। तो क्यों बता रहा हूँ इसको, क्योंकि इसी से आपका परिभाषा बना हुआ है। ठीक है, तो चलिए, उत्तल दर्पण समझ में आ गया। इस वाला उत्तल दर्पण में किसी गोला का हिस्सा है तो इसमें भी एगो त्रिज्या होगा। अब इस दर्पण के लिए त्रिज्या बताइए, तो पहले इसका बताइए। इस दर्पण के लिए त्रिज्या, भाई धसा हुआ इधर है ऐसे, तो त्रिज्या तो इधर ना होगा और केंद्र भी इधर ना होगा, तो इसका केंद्र होगा इधर। समझ में आ गया। अब ये उत्तल दर्पण है, देखिए धसा हुआ तो इधर ना है, तो इसका भी केंद्र किधर होगा, इधर हो जाए। यहाँ से यहाँ त्रिज्या हो गया, यहाँ से यहाँ ये त्रिज्या हो गया, इसको मिटा देते हैं, बाद में समझेंगे। समझ में आ गया। अब मुख्य अक्ष को समझते हैं, किसी एक दर्पण को पकड़ते हैं, फिर सारी बातों को समझते हैं। अवतल दर्पण बना लें, अवतल दर्पण बनाते हैं, ये हुआ, और भाई ये ले बाहर की ओर पेंट कर दिए तो अवतल दर्पण बन गया। अवतल दर्पण को दो बराबर हिस्सों में काटने वाला एक सीधी रेखा, अवतल दर्पण को बराबर हिस्सों में काटने वाला, ये बराबर है क्या, बिल्कुल इतना इधर जितना लंबा है इधर भी, मतलब बराबर हिस्सा में काट दिया, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। बराबर हिस्सों में काटने वाला को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। एगो समझ में आ गया होगा, क्लियर कट समझ में आ गया। एगो कौन सा खत्म हो गया भाई, मुख्य अक्ष परिभाषित कर दिया। ये आपसे पूछेगा नहीं मुख्य अक्ष क्या होता है, बस समझना है, न्यूमेरिकल में काम देता है। अच्छा, और दूसरा क्या हो गया भाई, ये मुख्य अक्ष, ये जो मुख्य अक्ष है दर्पण को जिस बिंदु पर काटती है, प्रतिच्छेद करती है, उसको हम लोग ध्रुव बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, ध्रुव। उसको क्या बोलते हैं, ध्रुव। टेंशन ना लीजिए, ये सारा परिभाषा इधर पीडीएफ में मिला हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करना हो तो शुरुआत में ही बता दिया। इसको पी से दिखाते हैं, ठीक है। और ये जो दर्पण का जितना लंबाई है ना भाई, ये इधर चौड़ाई जो है, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, द्वारक बोलते हैं। इतने तो लंबा है ना, इसको क्या बोलते हैं, द्वारक। इंग्लिश में इसको अपेर्चर बोलते हैं। जब आप कैमरा चलाओगे ना, डीएसएलआर वगैरह, तो बहुत ज्यादा यूज होता है अपेर्चर। तो ये तो आपका शीशा का है, तो ये क्या होता है, आपका फिक्स है। लेकिन कैमरा डीएसएलआर में यूं घूमता है, उसको बड़ा छोटा कर सकते हैं आप। डीएसएलआर जब चलाइएगा तब सीखिएगा ही, लेकिन वहां भी अपेर्चर यूज होता है, इतना समझ में रखना है। तो अपेर्चर क्या होता है भाई, अपेर्चर ये वाला लंबाई होता है, मिरर का लंबाई। इसको छोटा कर देंगे तो ये तो छोटा नहीं होगा, बट कैमरा में ये छोटा बड़ा हो सकता है। तो इसमें अपेर्चर का बस मतलब समझ के रख दीजिए। इसको अपेर्चर को हिंदी में द्वारक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, द्वारक। द्वारक, इसका परिभाषा वहां पे लिख दी है, ठीक है। अच्छा, इसका परिभाषा यदि देखना है तो मैं आपको बता भी देता हूँ। द्वारक का, गोले दर्पण का वृत्ताकार सीमा रेखा को द्वारक कहते हैं। वृत्ताकार रेखा का ये रूप है ना भाई, यही तो सीमा रेखा है, यहाँ से लेकर यहीं तक तो सीमा है, उसी को तो अपन लोग बोलेंगे द्वारक, ठीक है। तो अपना क्या खत्म हो गया, ध्रुव समझा दिया आपको, मुख्य अक्ष भी समझा दिए, द्वारक भी समझा दिए। ये वक्रता केंद्र क्या है भाई, याद है आपको बताया था, ये कोई गोला का ना हिस्सा है, जिस गोला का हिस्सा है उस गोला का कोई ना कोई केंद्र होगा। और आपको ये भी समझा दिया था कि वो वाला केंद्र फिक्स रहता है, आधा काट देने के बाद भी कहीं ना कहीं इधर एग्जिस्ट करेगा, है ना भाई। तो यहाँ पे बीच में कहीं होगा। और कमाल की बात है, जो केंद्र होता है ना, इस मुख्य अक्ष पे होता है, मुख्य अक्ष पे होता है, ठीक है। तो इसको कैसे, इसको सी से दिखाते हैं। तो वक्रता केंद्र इसको बोलते हैं। इसको परिभाषित कैसे करेंगे, तो परिभाषित करने का देखिए, जो समझाए वैसे ही परिभाषित करना है। तो अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण जिस गोला का भाग है, उस गोला का केंद्र को उत्तल दर्पण का मुख्य केंद्र बोलते हैं। या मुख्य केंद्र नहीं तो इसको क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र बोलते हैं। क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र बोलते हैं। सी से इसको दिखाते हैं, समझ में आ गया ना। अच्छा, आगे चलते हैं, ये आपको समझा दिया। अब ये क्या होता है भाई, कहाँ चला गया, ये समझा दिया। अब वक्रता त्रिज्या क्या होता है भाई, गोला में एक त्रिज्या भी होता था, याद है, त्रिज्या है। तो वक्रता केंद्र इसका नाम हो गया, ये गोला का केंद्र था, लेकिन दर्पण में इसका नाम आके हो गया वक्रता केंद्र। तो गोला में इसका नाम था त्रिज्या, तो यहाँ पे इसका नाम आके वही त्रिज्या का नाम हो जाएगा वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता जुड़ा हुआ है, तो इसको परिभाषित करेंगे कैसे,
वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को अपन लोग क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। ये त्रिज्या ही है, बस विज्ञान के टर्म में इसको बता रहे हैं। वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को अपन लोग क्या बोलेंगे? केंद्र सॉरी वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। और वक्रता त्रिज्या को अपन लोग कैपिटल आर, ये वाला दूरी जो है उसको अपन लोग आर से दिखाते हैं। ठीक है, अब आते हैं मुख्य फोकस। ये मुख्य फोकस ना मैं अगले वाले वीडियो में आपको अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन अभी आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा तो खट समझ में आ जाएगा। मान लिया एगो यहाँ पे एक वस्तु लाए हैं, ये लिए वस्तु लेके आते हैं, यहाँ पे खड़ा कर दिए। अब जब पीछे साइड ना एक लाइट जला दीजिए, टॉर्च। ये टॉर्च अपन ने जलाया, टॉर्च जलाएंगे तो टॉर्च में बहुत सारा किरणें आएगी, तो कुछ किरणें समांतर होगी। और समांतर का मतलब यही ना होता है, देखिए यहाँ टॉर्च जला दिए ना, यहाँ पे ऐसे टॉर्च, बहुत सारा लाइट आ रहा है वस्तु में, तो ये टॉर्च बॉडी पे पड़ेगा और बॉडी से टकरा के लाइट वही नहीं जाएगा। तो ये समांतर किरणें परावर्तन के, ये तो दर्पण है, दर्पण से टकराएगा तो घूमेगा, घूमेगा तो परावर्तन होगा। तो परावर्तन के बाद जिस मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इसको जरा और अच्छे से बनाता हूं, ये रहा। अब ये ऐसे ही क्यों घूम के आया, उसका कारण है, वो मैं समझाऊंगा, अभी उस पर दिमाग नहीं लगाना है आपको, बस अभी शब्दों पे गौर कीजिए। परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा उसको अपन लोग बोलते हैं मुख्य फोकस, और फोकस को एफ से दिखाते हैं, बड़ा वाला एफ से। तो समांतर किरणें तो बहुत सारा हो सकता है, एक गोल लेके हम आपको समझा दिए ना, तो दूसरा वाला भी एकदम यहीं पे कट करेगा, यहीं पे कट करेगा। इसका भी रीजन है, वो मैं अगला वीडियो में समझाऊंगा। ठीक है, अभी बस इसको याद कैसे कीजिएगा, ऐसे याद करना है। समांतर किरणें, ये समांतर किरणें आ रही है, समांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद मुख्य बिंदु पर, मुख्य अक्ष के एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जितने भी समांतर रेखाएं आएगी ना, सब के सब कहाँ पे प्रतिच्छेद करेगा भाई? एकदम एक ही बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगा। उसी प्रतिच्छेद बिंदु को अपन लोग क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस बोलते हैं। ये लेंस रहता है ना, ज्यादा समझ में आता, क्योंकि लेंस में ऐसा होता है, जैसे देखिए ये लेंस है अंदर में, अपने कंपास में देखा ना, ऐसा लेंस होता है। यहाँ पे मानिए शीशा भरा हुआ, तो ऐसे जैसे रखिएगा ना सूरज के ऊपर में, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक गोल गोल एकदम सूरज का रोशनी को एकदम इकट्ठा एक जगह जमा कर देगा और एकदम गोल जैसा एकदम तीखा रोशनी बना देगा, एकदम ऐसे जूम करके। ठीक है, ऐसे छोटा करके, जूम नहीं, छोटा करके, तो उसी को बोलते हैं फोकस। तो लेंस में भी बहुत अच्छे से समझिएगा, बस यहाँ दर्पण में भी देख लीजिए, समझ में आ गया? कैसे याद रखना है? आपतित, समांतर आपतित किरण, समानांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, उसी बिंदु को अपन लोग क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना? और यहाँ पे लिखा हुआ भी है इधर बोर्ड पे, समांतर आपतित किरण परावर्तित के बाद जिस बिंदु पर, यानी मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, उसे अपन लोग मुख्य फोकस बोलते हैं। अब देखिए, ये जो है ये वस्तु ध्रुव से, ये जो ध्रुव है, दर्पण, अभी इस बार दर्पण क्या है भाई? उस समय तो दर्पण आपका सीधा था, तो दर्पण से वस्तु की दूरी को समतल दर्पण में सॉरी गाइस, समतल दर्पण में क्या होता था? दर्पण से वस्तु की दूरी को अपन लोग वस्तु दूरी बोलते थे। समतल दर्पण तो हर जगह से सीधे था, ये तो टेढ़ा है, लेकिन दर्पण की दूरी मापेंगे कहाँ से? यहाँ से कि यहाँ से कि यहाँ से? इतना तो समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से कम होगा, यहाँ से ज्यादा होगा। तो हम लोग याद रखिए, कहाँ से मापते हैं? यहाँ ध्रुव से मापते हैं। कहाँ से मापेंगे? ध्रुव से मापेंगे। ध्रुव से इस वस्तु की दूरी को अपन लोग वस्तु दूरी यानी यू से दिखाते हैं। अब प्रतिबिंब तो बना नहीं है, जब बनेगा उस समय अपन लोग देखेंगे कि ध्रुव से ही सारे दूरी ध्रुव से नापेंगे। ध्रुव से प्रतिबिंब की जो दूरी होगी उसको बोलेंगे प्रतिबिंब दूरी। मान लिया आपका प्रतिबिंब थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बन गया, ये ऐसा बनता है, ये बाद में सीखिएगा आप। तो ये प्रतिबिंब है, यहाँ से ध्रुव की दूरी, तो ध्रुव तो यहाँ पे देखिए, यहाँ ऐसे, इस दूरी को अपन लोग प्रतिबिंब दूरी बोलेंगे, भी से। ठीक है, ये वाला आपका फोकस था ना, फोकस से ध्रुव की दूरी को अपन लोग फोकस दूरी बोलते हैं। तो ये हो गया फोकस दूरी। ये सारे टर्म समझा दिया आपको एक ही बार में। वस्तु दूरी, ध्रुव से वस्तु की दूरी को वस्तु दूरी बोलते हैं।
प्रतिबिंब दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को अपन लोग प्रतिबिंब दूरी बोलते हैं। फोकस दूरी, ध्रुव से फोकस की दूरी, ये जो फोकस बन रहा था ना, फोकस की दूरी को अपन लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। ठीक है, तो वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो। जो भी अच्छी बातें होगी आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।